वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आपके सामने फंडामेंटल एनालिसिस का बयान चल रहा था और कल फंडामेंटल एनालिसिस के ताल्लुक से ज़रूरी चीज़ें आपके सामने जिक्र की गई। आज उसी का गोया कि पार्ट नंबर 2 है। आज भी अहम तरीन चीज़ें आपके सामने जिक्र की जाएंगी। उसके बाद आप इंशाअल्लाह गुज़श्ता 3 असबाब की रोशनी में आप फंडामेंटली हिसाब से एक अच्छा शेयर मुंतखब कर सकते हैं। दूसरों से चंदा मांगने की ज़रूरत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नहीं पड़ने वाली है। बात समझ नहीं समझ। लिहाजा आज का सबक बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हर बाद में आने वाला सबक पहले पहले हो जाने वाले सबक से ज्यादा अहम होता है। अभी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, फॉलो द फंडामेंटल वे ऑफ सिलेक्शन स्टॉक, यानी मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक को मुंतखब करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि हमें फंडामेंटल देखना जरूरी होता है, तब हम जाकर के एक अच्छा शेयर मुंतखब कर सकते हैं। लिहाजा आप सीधे सीधे ज्यादा तमहीद और ज्यादा क्या कहते हैं अल्फाज की दुनिया के अंदर न जाते हुए सीधे सीधे मैं टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले नंबर की चीज जो गुज़श्ता असबाक के बाद देखी जाएगी किसी शेयर के अंदर, उसको हम नाम देते हैं सेक्टर का। क्या नाम देते हैं? सेक्टर का। यानी हम जिस शेयर को लेने जा रहे हैं वो किस सेक्टर से ताल्लुक रखता है, और सेक्टर से मुराद बोले तो यानी वो किस शोबे से ताल्लुक रखता है। और मजीद इसको क्लियर करूं तो मतलब ये होगा कि वो किस बिजनेस से ताल्लुक रखता है, क्या काम कंपनी करती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, किस सेक्टर से कंपनी ताल्लुक रखती है, क्या मुस्तकबिल के अंदर वो जो काम कर रही है सेक्टर आपको बहुत से मिल जाएंगे। मसलन आपको मिल जाएगा रेलवे का सेक्टर मिल जाएगा जिसमें रेलवे से रिलेटेड कंपनीज आ जाएंगी। इसी तरीके से आपको ऑटो का सेक्टर मिलेगा जिसमें गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ों वाली कंपनी आएंगी। आपको आईटी का सेक्टर मिलेगा जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। आपको बैंकिंग का सेक्टर मिलेगा जिसमें बैंकिंग कंपनीज आ जाएंगी। इसी तरीके से आपके सामने क्या कहते हैं एनर्जी का, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह इन चीज़ों के बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी कहने का मकसद ये हुआ, फार्मा का सेक्टर, मेडिकल का सेक्टर, एफएमसीजी का सेक्टर, मतलब 15-20 सेक्टर ज्यादा नहीं है। फिर उस सेक्टर के अंदर भी कुछ चीजें मजीद चीजें हुआ करती हैं, किस्म दर किस्म बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो क्या होता है, हमें ये चीज देखनी होती है कि हम जिस शेयर को मुंतखब करने जा रहे हैं वो किस सेक्टर से ताल्लुक रखता है, किस बिजनेस से ताल्लुक रखता है, क्या मुस्तकबिल के अंदर उसके अंदर मांग है भी या नहीं है, मुस्तकबिल के अंदर क्या उसकी डिमांड है भी या नहीं है। अगर मुस्तकबिल के अंदर उसकी कोई डिमांड ना हो, मुस्तकबिल के अंदर उसकी कोई मांग ना हो, तो उस ऐसे सेक्टर के अंदर पैसे डालना गोया कि अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारना है। क्योंकि सेक्टर जो होता है, जाहिर सी बात, हम जब शेयर मार्केट के अंदर जो तिजारत कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई जुआ या सट्टा नहीं है। ये एक तिजारत है, एक बिजनेस है। जिस तरीके से हम सीरियस होकर के, आप यूं ही वीडियो देख करके सुन करके ना गुजारिए, जिस तरीके से सीरियस होकर के हम अपनी दुकान चलाते हैं उसी तरीके से सीरियस होकर के यहाँ चीजें करनी पड़ेगी। इसकी मैं एक सिंपल सी मिसाल दिया करता हूँ कि अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं, अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं, अगर आप मुझसे मशवरा करें कि आप अपने घर में मशवरा करें कि अब्बा मैं जा रहा हूँ दुकान खोलने के लिए, तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज दिमाग में आएगी, सबसे पहले नंबर पर जो चीज दिमाग में वो क्या आएगी? किस सेक्टर में दुकान खोलना है? मोबाइल की दुकान खोलोगे, होटल खोलोगे, ये किस आईटी के कंप्यूटर की दुकान खोलोगे, मोबाइल की दुकान खोलोगे, मेडिकल स्टोर खोलोगे, रोजमर्रा की अशिया परचून की दुकान खोलोगे, चप्पल की दुकान खोलोगे, किस चीज की दुकान खोलोगे? यही सेक्टर है। किस चीज के बिजनेस के अंदर तुम पैसा डालने जा रहे हो? क्या मुस्तकबिल के अंदर ऐसी कंपनियों की मांग है भी या नहीं है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा, एक मिसाल मैं इसकी प्रेजेंट टाइम पर दिया करता हूँ एक और, कि मिसाल के तौर पर जब ये चीजें आप देख लेंगे तो उसी के मुताबिक आप दुकान खोलें। मसलन देखा कि यार ये जो मार्केट है ना, यहाँ पर बच्चों का, यहाँ पर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पर किताबें और कलम वगैरह और साइबर कैफे वगैरह बेहतरीन चलेगा। और इसी तरीके से फला जगह पर यहाँ ये खाने का इलाका, यहाँ होटल खोलो, यहाँ होटल चलेगा। इसकी मिसाल मैं दिया करता हूँ कि अगर कोई तालिब इल्म बेहतरीन बेहतरीन लेडीज के कपड़े और मेकअप के सामान उठाए और दारुल देवबंद के गेट के ऊपर ले जाकर के लगा दे और सोचे बहुत जबरदस्त सस्ता से सस्ता सेल में बेचे, तो क्या वो चीजें या वो कपड़े या वो मेकअप के सामान, लिपस्टिक, वो दारुल देवबंद के गेट पर बिकने वाला है? बिल्कुल नहीं बिकेगा। इसी तरीके से कोई एक आदमी उठे और कहे मेरे सीने के अंदर उम्मत का बड़ा गम है और मेरे सीने के अंदर उम्मत का बड़ा दर्द है, मैं चाहता हूँ कि हमारी माएँ बहनें भी बुखारी, तिरमिजी और हदीस की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें, मसाइल की किताबें, कुरान हदीस सारी चीजें पढ़ें। लिहाजा बुखारी और तिरमिजी के शरह उठाए और ले जाकर के कहाँ लगाए? जहाँ पर लेडीज का, जहाँ लेडीज के कपड़े जूते चप्पल बिकते हैं वहां ला करके लगा दे। तो क्या बुखारी और तिरमिजी के शरह उम्मत के गम के अंदर अगर तुम वहां बेचोगे तो बिकने वाली है? बिल्कुल नहीं बिकने वाली है। तो इसलिए सेक्टर देखना हमें बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक चीज मैं इसकी प्रेजेंटेटिव पे एक मिसाल दिया करता हूँ जो अभी परफेक्ट सादिक आई। गुज़श्ता बैचों के अंदर जब मैंने पढ़ाया तो एक मिसाल दी थी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई आज के जमाने के अंदर लोगो बनाने का काम सीखे, देखिए प्रोफेशनल लोगो तो आज भी इंसान ही बनाते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोगो जैसे हम लोग आमतौर से व्हाट्सएप डीपी फलाना का छोटा मोटा काम जो लोगों से चलाते हैं, लोगो या डीपी वगैरह बनाने का काम सीखे, फोटोशॉप वगैरह का, और तो एक आम आदमी अगर इसको सीखता है छोटा मोटा, तो कोई खास क्या कहते हैं उसकी ये जॉब चलने वाली नहीं है, उसकी ये जॉब चलने वाली नहीं, क्योंकि एआई आ गया, वो फ्री के अंदर 2 मिनट के अंदर ऐसा ऐसा लोगो और ऐसा ऐसा वीडियो आपको बना करके दे देगा कि अच्छे अच्छे इंसान हिम्मत हार जाएंगे, इंसान अच्छे अच्छे नहीं कर पाए। कर देता है एआई कि नहीं कर देता है? अच्छा, ये मिसाल मैं दिया करता हूँ बहुत पहले से। अभी 2 दिन कबल की बात है कि अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं कोई एक एआई, मतलब कुछ वो एआई के ताल्लुक से कुछ उन लोगों ने अपनी जो भी तरक्की की, भी मैंने तफसील से देखा नहीं है, तो एआई की वजह से आईटी कंपनीज के शेयर गिर गए। उस एआई की वजह से आईटी कंपनी के शेयर गिर गए और लोगों के दरमियान चर्चा होने लगी क्या एआई लोगों की नौकरियां खा जाएगा।
यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि मैं चीज कहा करता था कि लोगों अगर कोई बनाने जाए या करने जाए तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ साल पहले ये एआई खा गए इन लोगों की नौकरियों को। कुछ साल पहले ये एक बेहतरीन स्किल मानी जाती थी, लोग फोटोशॉप, लोगो डिजाइनिंग सारी चीजें क्या करते, लेकिन अब भी है, लेकिन अब सिंपल और थोड़ा छोटा मोटा काम एआई बहुत अच्छा कर देता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से मैं ये कहा करता हूँ कि सेक्टर हमेशा देखना जरूरी होता है, किस सेक्टर से ताल्लुक। आपको पता है गुज़श्ता साल जब ट्रम्प ने टैरिफ का ऐलान किया, तो जो सेक्टर उसकी जद में आ रहे थे, उन सेक्टर के ऊपर क्या हुआ, बुरी तरीके से गिरावट आई। पिछले साल की बात छोड़िए, अभी पिछले एक महीने के अंदर जो मार्केट गिरी है, इस दरमियान अगर आप देखेंगे तो मेटल का सेक्टर नहीं गिर रहा था, मेटल का सेक्टर नहीं गिर रहा था। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, हमें सेक्टर को देखना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। अगर आप गलत सेक्टर के अंदर चले जाएं तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये सिर्फ शेयर मार्केट को देखने का नजरिया नहीं है, बल्कि इस तरीके से एक आप खारजी मार्केट के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी तिजारत के अंदर इस चीज को आप होता हुआ पाएंगे। नंबर 2 जिसको हम कहते हैं एमपी, क्या बोलते हैं, एमपी यानी मार्केट पोजीशन। यानी जिस शेयर को आप खरीदने जा रहे हैं, तो उस शेयर के ताल्लुक से हमें थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह पर भी नजर रखनी जरूरी होती है, उस शेयर से या उमूमी तौर पर शेयर मार्केट के ताल्लुक से। देखिएगा, शेयर मार्केट के अंदर न्यूज के बेस पर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी, यानी जाकर के किसी शेयर को इस बेस पर खरीदें कि न्यूज में कह रहा कि खरीद लो तो खरीद ले, न्यूज में कह रहा बेच लो तो बेच ले। वल्लाह मुझे कभी भरोसा नहीं होता है, और मैंने जो भी नुकसान उठाया वो दूसरों के चक्कर में कभी भी उठाया, अपना जब फॉलो करके चलता हूँ तो अल्लाह का शुक्र नफा होता है, दूसरों के चक्कर में पड़ता हूँ तो नुकसान होता है। बात हमारी ना समझ, तो इसलिए इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझिए, एमपी यानी मार्केट पोजीशन, इन चीजों पर हमें क्या नजर रखनी होती है। बस औकात कभी कोई न्यूज आ जाती है और हम लोग नजर नहीं रखते, फिर ऑटोमेटिक ऊपर नीचे धमाधम होता है, तो फिर हमको पता भी नहीं चलता है। आप देखिए न्यूज की वजह की 4 जून, अभी क्या बोलते हैं, 4 जून को इंडिया का जो इलेक्शन हुआ था गुज़श्ता 2 साल पहले, आप देखेंगे न्यूज के बेस पर कैसे वहां पर मार्केट गिरी हुई थी। और न्यूज क्या थी कि फलाने साहब की सरकार बनेगी और इतनी सीटों के साथ बनेगी, तो सरकारों का बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि सरकारों के प्लान और सरकारों के मंसूबों के तहत कंपनियों को फायदा होता है कि फला कंपनी, ये फला के दोस्त हैं या इसके दोस्त हैं, वो सारी चीजें चलती कि नहीं चलती मार्केट के अंदर। तो इनके हिसाब से कानून और रूल बनाएंगे तो इनको फायदा होगा, कहते हैं अंबानी को फायदा होगा, अडानी को, कहते हैं ये चीजें कि नहीं कहते हैं। तो इसलिए उस वक्त जब लगा कि अब बहुमत के साथ सरकार नहीं बनेगी, तो गिरी मार्केट। मार्केट क्या हुई, गिरी। इसी तरीके से आप अडानी को देख लीजिए, ठीक है, उसकी कंपनियों के ऊपर अमेरिका की एक जो रिसर्च कंपनी थी, उसने इल्जाम लगाया शेयर के अंदर कुछ हेरा फेरी करने का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप देखेंगे अडानी के शेयर जनवरी 2023 के अंदर आप जाकर देखेंगे, 2023 के अंदर लास्ट में 23 24 25 जनवरी के आसपास बहुत बुरी तरीके से गिरावट का शिकार है। उसके बाद में अभी गुज़श्ता 2 4 महीना पहले ही क्या कहते हैं, बाकायदा सेबी ने क्लीन चिट दे दिया, यानी कि मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उसी दिन बाकायदा मैंने उसी दिन स्टेटस भी लगाया था, रात ही में क्लीन चिट जैसे आई तो मैंने स्टेटस लगा दिया शाम को, अगले दिन 7% 8% शेयर क्या थे, अब थे। तो इस तरीके से कभी गलत तरीके से भी चीजें की जाती है न्यूज की बेस पर, कि एक शेयर ना फंडामेंटली हिसाब से सही, ना टेक्निकली हिसाब से सही, बस हवा हवाई बना करके, क्योंकि लोग प्रमोशन भी कराते हैं गलत चीजों का, तो इसलिए इन चीजों पर भी नजर होनी चाहिए। तीसरी चीज जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट टीम, यानी जिस शेयर के अंदर आप पैसा लगाने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से एक इदारा जो है वो तरक्की करता है एक अच्छे मोहतमिम के अंदर, अच्छे मोहतमिम की क़यादत के अंदर, इसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि फला मस्जिद फला मुतवल्ली के जेर क़यादत चलेगी तो सही चलेगी, मुल्क फला के जेर क़यादत चलेगा तो सही चलेगा। तो कंपनियों के अंदर भी एक मैनेजमेंट टीम हुआ करती है जो फैसले लेगी कि ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। तो देखना चाहिए ये कैसे लोग हैं, इनके बारे में भी आपको डिटेल निकालनी चाहिए। लेकिन फिर मैं एक चीज यहाँ पर वाजे कर दूं, ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए तो मुफीद है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अब आप देखिए, क्योंकि मैं क्रिकेट का भी शौकीन हूँ, तो आरसीबी वगैरह का जरा सा सपोर्टर रहा हूँ माजी के अंदर। तो अब आरसीबी का विजय मालिया था मालिक, तो उसके तहत से विजय मालिया को मैं जानता हूँ। विजय मालिया की एक कंपनी थी किंगफिशर, विजय मालिया इंडिया से पैसे वैसे लेकर के भाग गया। अब बताइए, अगर विजय मालिया कल को आए और अपनी कंपनी को खोले, तो हम उसको पैसे देंगे आईपीओ की शक्ल में? कभी नहीं देंगे, भरोसे उठ गए ना। तो इसलिए मैनेजमेंट टीम को भी देखना क्या होता है, जरूरी होता है। इसी तरीके से एक चौथी चीज जो होती है, जिसको हम बोलते हैं पीएनएल। क्या बोलते हैं, पीएनएल, और उर्दू के अंदर आप इसको कह सकते हैं नफा और नुकसान। नफा और नुकसान, यानी कंपनी जो अपनी 3 3 माह की क्या शाया करती है, अपनी रिपोर्ट शाया करती है, और क्या कहते हैं सालाना जो रिपोर्ट शाया करती है, तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर क्या प्रॉफिट बना रही कि नहीं बना रही, नफा के अंदर जा रही कंपनी की नहीं जा रही। मतलब अभी 100 करोड़ का उसको प्रॉफिट है, तो अगले क्वार्टर के अंदर इसके ऊपर 120 130 हो, फिर अगले में थोड़ा और ज्यादा हो। इस तरीके से अगर कंपनी रेगुलर प्रॉफिट बना रही, तो ही ऐसे शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना फिर ऐसे शेयर से क्या है, फंडामेंटली हिसाब से इनसे क्या है, मैंने फिर कह रहा हूँ, टेक्निकली हिसाब से कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा शेयर 2 4 दिन ऊपर नीचे हो, लेकिन यहाँ फंडामेंटल की बात चल रही, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली हिसाब से एक शेयर कोई अच्छा शेयर नहीं माना जाए। एक आध क्वार्टर हो जाए, मतलब 3 4 क्वार्टर से लगातार अच्छा जा रहा है, एक क्वार्टर में क्या हुआ, कुछ 19 20 हो गया, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 19 20 होगा, झेल लिया जाएगा, बर्दाश्त कर लिया जाएगा, काबिल बर्दाश्त है। लेकिन एकदम से क्या कहते हैं गिरावट का शिकार हो या लॉस में जा रहे हो आप, उसके अंदर क्या है,
क्या बोल रहे हैं, बनाते हुए चले जा रहे हैं, पैसे डालते हुए चले जा रहे हैं, तो ये अपने पैरों पर क्या होगी, कुल्हाड़ी होगी। फंडामेंटली हिसाब से ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती। अभी ज्यादा दूर न जा करके, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि कंपनी रेगुलर क्या कर रही, ऐसे प्रॉफिट अपने क्वार्टर दर क्वार्टर उसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है, नफा बढ़ता हुआ जा रहा है। और एक शक्ल ये है कि अगर कोई कंपनी खसारे के अंदर है, कोई कंपनी खसारे के अंदर, तो वो अपना खसारा कम करते हुए जा रही। मसलन अभी 100 करोड़ का खसारा था, तो अब अगले क्वार्टर में 70 का बचा, फिर अगले में 40 का बचा, फिर अगले में 20 का बचा, इस तरीके से घटता हुआ जा रहा है। अभी आप एक शेयर देखेंगे, एथर एनर्जी। अभी 2-4 दिन पहले जब मैंने स्टेटस लगाया था, एक दिन पहले ही कह दिया था कि इस पर आप दांव खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, और 12-14% एक दिन के अंदर भागा वो। 12-14% कितना एक दिन के अंदर भागा। और फिर अगले दो दिनों के अंदर भी 5-6% भागा। यानी जो शेयर तकरीबन 580, 598-97 के आसपास था, वो आज 714 पर आ गया 3-4 दिनों के अंदर। तो उसका रिजल्ट आया था, तो मैंने उस वक्त लिखा था। तो उसका आप देखेंगे तो लगातार लॉस बना रही है वो कंपनी। बहुत से लोग अभी एतराज, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो पूछते हैं मुफ्ती साहब आप तो कहते हैं प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो इसका तो घट रहा है, तो फिर इसका शेयर कैसे बढ़ रहा है? तो उसकी वजह यही कि कंपनी वो लॉसेस रिकवर कर रही है। अगर उसका पहले 200 करोड़ का लॉस था, तो अभी 170 करोड़ का। अगर आप देखेंगे अभी भी कंपनी लॉस के अंदर है, नुकसान के अंदर है, लेकिन जितना पहले था उससे कम हो गया है। तो जाहिर सी बात, एक तरीके से ये भी कमाई ही तो है। तो इसलिए कंपनी प्रॉफिट लगातार बना रही होनी चाहिए। अभी आप देखेंगे, आज भी मैंने दो कंपनियों के सिलसिले में मैंने लगाया था कि आज उनका रिजल्ट आने वाला है। एक आशा पूरा था, और एक हिंदुस्तान कोपर था। तो अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर का जो रिजल्ट आया है, तो मतलब पिछले साल 700 कुछ करोड़ प्रॉफिट था, और अभी जो है मतलब 30-40 करोड़ का फर्क है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं, एक दरमियानी रिजल्ट है और अच्छा रिजल्ट है। अब देखते हैं उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन अगर बहुत खतरनाक आ जाए रिजल्ट, तो बहुत तेजी से भागते हैं शेयर। और इसी तरीके से आशा पूरा आया, तो इसका भी दरमियान दरमियान आया। 1% का बस ऊपर नीचे हुआ है, 952 करोड़ से और 960 करोड़ हो गया। तो बाकी अब इसका देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है कल मार्केट के अंदर। लेकिन ये चीजें मार्केट के अंदर क्या होती है, असर डालने वाली हुआ करती हैं। बहुत से लोग तो बाकायदा रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, यानी वो रिजल्ट पे नजर रखते हैं, और रिजल्ट वाले दिन होता यही है कि खराब तो फिर नीचे, और अच्छा तो फिर आमतौर से ये होता है, मतलब कभी कभी इसके बरक्स भी जाएगा, लेकिन आमतौर से ये होगा कि 8-10%, 15%, 20% एक ही दिन के अंदर होते देता है आपको। ठीक है। तो कहने का मतलब कि रिजल्ट के बेस पर ट्रेडिंग नहीं करनी। लेकिन जब आप किसी शेयर के अंदर खरीदो फरोख्त करें, तो ये देखें कि गुज़श्ता क्वार्टर के अंदर लगातार वो प्रॉफिट बनाती हुई कंपनी आ रही है या नहीं आ रही। इस चीज को देखना जरूरी होता है। रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट में क्या होता है, यही तो होता है कि गुज़श्ता क्वार्टर के मुकाबले में प्रॉफिट बढ़ा कि घटा है। इसी के बेस पर अगले दिन लोग क्या कहते हैं, तय करते हैं। अब इन दोनों शेयरों को आप नजर रखिए कल क्या होता है इन दोनों के अंदर। एक तो मार्केट के वक्त में उसका रिजल्ट आ गया था, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो उस पर कुछ खास फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए कल भी। लेकिन एक का भी आया है। तो अब देखते हैं कि मार्केट वक्त में तो आया नहीं था, अब देखते हैं रात में उसमें लोग क्या करते हैं, सेल लगाते हैं कि बाय लगाते हैं, वो सुबह दिखाएगा इंशाल्लाह। चलिए। तो चौथी चीज क्या थी, नफा और नुकसान हमको देखना होता है। एक पांचवी चीज थी जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। उसके अंदर सबसे पहले नंबर की जो चीज देखनी होती है, उसको हम कहते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब ये होता है कंपनी के जाय, ये 5 नंबर के तहत 3 चीजें देखनी है। कंपनी के जायदाद, असासा, एसेट्स, सामान, जायदाद, मशीन, बिल्डिंग, यानी वो चीजें जिनसे कंपनी के पास नफा नुकसान कमाई हो रही जिनकी, उनको एसेट्स और असासा बोलते हैं। ये कंपनी के रेगुलर बढ़ते रहने चाहिए। अगर कंपनी के पास एसेट्स और असासा बढ़ रहा है, तो एक अच्छा पहलू माना जाता है कंपनी के लिए, एक मुस्बत पहलू माना जाता है। इसीलिए आज मैंने आशा पूरक सिलसिले में ये क्यों लिखा कि इंशाल्लाह अगर गिरावट होगी तो वक्ती गिरावट होगी, क्योंकि रिजल्ट उसका ठीक ठाक आया है। तो इसके बावजूद भी अगर कोई शेयर गिरता है, तो फंडामेंटली अगर कंपनी मजबूत हो, फंडामेंटली अगर कंपनी मजबूत हो, और क्या कहते हैं, शेयर वक्ती तौर पे गिर रहा, तो इंशाल्लाह वो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन शेयर गिरे और कंपनी भी फंडामेंटल हिसाब से कमजोर हो, तो फिर ऐसी कंपनीज के ऊपर जाने के चांसेस नहीं होते हैं। आप देखिए ओला इलेक्ट्रिक को देखिए, 170-80 रुपए से गिर करके 30 रुपए पर आके खड़ा हुआ है। कितना नुकसान हुआ लोगों को उसके अंदर। चलिए। और उसी ओला जो जो काम ओला करती है, वही काम एथर करती है, लेकिन एथर के शेयर भाग रहे हैं और ओला के शेयर गिर रहा है, क्योंकि दोनों के सर्विस के अंदर, दोनों की चीजों के अंदर क्या है, फर्क है। और लोग एथर को पसंद कर रहे हैं और ओला को रिजेक्ट कर रहे हैं। चलिए। तो इसी तरीके से क्या हुआ, दुकान एसेट्स बढ़ते रहना चाहिए। इसकी एक मिसाल मैं दिया करता हूँ। अगर 10 साल पहले मैं एक ठेले पर सब्जी बेचना शुरू करता, या एक ठेले पर मैं कोई चीज बेचना शुरू करता, और आज 10 साल के बाद भी उसी ठेले पर मैं बेच रहा हूँ, तो लोग मुझको क्या कहेंगे, यार 10 साल से ये बंदा वहीं, कुछ भी तरक्की नहीं हुआ, बेकार है इसका काम वाम करना।
लोग लानत करेंगे कि नहीं लानत करेंगे। लेकिन अगर मैं 10 साल पहले एक ठेले पर था, ठेले से लेकर किराए की दुकान पर आए, किराए की दुकान से फिर अपनी दुकान खरीद ली, फिर अपनी दुकान से अब मैं होलसेलर बन गया और पूरे मार्केट के अंदर माल को होलसेल के अंदर बेचता हूँ, पहुंचाता हूँ, तो ये कितनी बड़ी मेरी तरक्की होगी। ये दुकान, ये सामान, ये बिल्डिंग, ये सब मेरे एसेट्स है ना। जब मेरी दुकान बढ़ेगी तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक क्या होगा, बड़ा होगा, और जब बिजनेस बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या, प्रॉफिट और नफा हमारा ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो किसी भी कंपनी के लिए एसेट्स बढ़ते रहने चाहिए। दूसरी चीज बैलेंस शीट के अंदर होती है जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कर्जा, या इसको आप ये भी कह सकते हैं वो जिम्मेदारियां जो कंपनी के जिम्मे होती हैं, वाजिबुल अदा। तो ये क्या होनी चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं, यानी किस रीजन से घट रहा, किस रीजन से बढ़ रहा, लेकिन इतना अगर मैं आपको बताऊं तो फिर आपके लिए मुश्किल ये होगा कि फिर उसके लिए आपको सिर्फ एक नंबर की शक्ल में देखने से फायदा नहीं होगा। कंपनी के जो तहरीरात और कंपनी जो रिपोर्ट पूरी आएगी उसको पढ़ना होगा, फिर समझना होगा, पूरा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए अब इतना समझ लीजिए कि लाइबिलिटीज जो हैं, लाइबिलिटीज वो हमारी घटते रहनी चाहिए। कर्जा एक हिसाब से क्या, कंपनी का घटता रहना चाहिए। क्योंकि जिस आदमी पर कर्जा हो वो कभी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, उस पर दबाव होता है, और मजीद वो क्या होता है, एक तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हम लोग भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी पर अगर कर्जा होता है तो सूद के अंदर बहुत सारा माल निकल जाता है और बहुत सारी चीजें उनको मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए कंपनी का कर्जा घटते रहना चाहिए। अच्छा, अगर कर्जा नहीं घट रहा तो फिर बढ़े ना, यानी चलो एक जगह पे रुका हुआ है तो भी काबिल बर्दाश्त है। चलो अगर बढ़ भी रहा है तो कम से कम इतना फिर जरूर होना चाहिए कि फिर प्रॉफिट कंपनी बनाए जरूर। अगर कंपनी का कर्जा घट भी नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा उल्टा, और कंपनी प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही बल्कि नुकसान के अंदर जा रही, तो बहुत बुरी तरीके से तबाह होने के दहाने पर वो जा रही है। बात सुनाई ना। इसलिए ऐसी कंपनी से हमें एहतियात करना चाहिए जिनका कर्जा भी बढ़ रहा हो और प्रॉफिट उनका खाक न बन रहा हो। इसी तरीके से तीसरे नंबर की जो चीज बैलेंस शीट के अंदर होती है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है वो कंपनी, वो चीज, वो पैसा जो शेयर बेच करके कंपनी हासिल करती है उसको हम बोलते हैं। अब एक चीज समझिए, जब कंपनी पहली मर्तबा आईपीओ लाती है, जब पहली मर्तबा आवाम को हिस्सेदारी देती है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। और जब कंपनी दोबारा उसको फिर पैसों की जरूरत पड़ती तो दोबारा कभी वो अगर इसी किस्म का लाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एफपीओ। क्या बोलते हैं, एफपीओ बोलते हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पहले को क्या बोले थे, इनिशियल, यानी पहली मर्तबा पब्लिक को ऑफर कर रही, और दोबारा में क्या इसको हम बोलेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब इसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्यों बोल रहे हैं, यानी ये कंपनी जो है दोबारा आवाम को हिस्सेदारी फरोख्त कर रही, बेच रही, इसलिए इसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलेंगे। ठीक है। तो कोई कंपनी अगर लगातार बार बार आवाम को हिस्सेदारी दे और उनसे पैसे ले तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि कंपनी अपने टांगों पर खड़े होकर के काम नहीं कर पा रही, लोगों को बार बार सहारे की जरूरत पड़ रही है और कंपनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही, एक तरीके से कमजोरी होती है। जितना ज्यादा अपने शेयर को तकसीम करती हुई चली जाए कंपनी, एक तरीके से कमजोरी होती है कंपनी के अंदर। इसलिए ऐसी कंपनी से भी हमें क्या करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। किसमें, बैलेंस शीट के अंदर तीन चीजें, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। अच्छा, अब एक छठे नंबर की चीज, पांचवी के अंदर पांच तीन चीजें थी, अब छठे नंबर की चीज जिसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो। किसी भी कंपनी का जो कैश फ्लो जो है ना, वो कैश फ्लो क्या है, हमेशा मुस्बत होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। कैश फ्लो ये हमें डाटा देता है कि कंपनी के पास वाकई पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, फाइनली डाटा निकाल के देता है। तो मैं फिर इसमें भी यही चीज कहूंगा, एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे होता है तो कोई मसला नहीं, झेल लिया जाएगा, लेकिन रेगुलर अगर घट रहा है या फिर इस चीज चीजें नजर आ रही तो कैश फ्लो मनफी होता है। बस हमारी समझ, इसमें क्या होता है, कुछ पैसे जो कंपनी के फंसे हुए होते हैं, सामान दे दिया पैसा नहीं आया, वो सब कैश फ्लो के अंदर उसका हिसाब किताब किया जाता है। तो इसलिए क्या इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। तो कितनी चीजें हो गई, एक मरतबा मैं तरतीब से गिना देता हूँ, फिर आप उसके बाद में स्क्रीन पर ले चलता हूँ। सबसे पहले नंबर पर सेक्टर, दूसरे नंबर पर एमपी मार्केट पोजीशन, तीसरे नंबर पर एमटी मैनेजमेंट टीम, चौथे नंबर पर पीएनएल यानी नफा और नुकसान, पांचवें नंबर पर बैलेंस शीट, और इसके तहत तीन चीजें आती हैं, एसेट्स यानी असासा, लाइबिलिटीज यानी कर्जा, इक्विटी यानी शेयर होल्डर के ऊपर कमाया हुआ पैसा, लिया गया उनसे पैसा, और छठे नंबर की चीज जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम देखेंगे कहाँ से, इसको हम देखेंगे कहाँ के, तो इसको अव्वलन देखने का तरीका वही जो मैंने कहा था, उर्दू अरबी शुरुआत पढ़ने की आदत डालिए, यानी जहां ये डाटा सबसे पहले नंबर पर आता है वहीं से पढ़िए। और ये डाटा कहाँ आता है सबसे पहले नंबर पर, हर कंपनी की जिसका भी शेयर होगा उसको आप डालेंगे गूगल पर डालेंगे तो उसकी वेबसाइट होती है, लोग अपनी वेबसाइट पे सबसे पहले अपलोड करते हैं, फिर वहां से बीएससी एनएससी के तहत आता है, फिर वहां से उठा करके आप ऐप वाले लाते हैं। यही वजह है कि उन जगहों में आपको गूगल वगैरह पर आप देखेंगे तो पहले नजर आ जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर लेट अपडेट होता है क्योंकि ये लोग वहां से उठा करके यहाँ डालते हैं। तो इसलिए क्या है, जिनको इंग्लिश आती हुई है, जो इंग्लिश के माहिरीन वो डायरेक्ट भी देख सकते हैं,
और जो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना गूगल गूगल को बता रहा हूँ, ये मतलब ऐप के अंदर भी ये चीजें आपको नजर आ जाएंगी, आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। चलिए, चलिए मैं कोई भी शेयर उठा लेता हूँ सिंपल सा, स्क्रीन शेयरिंग में कर दूं पहले। जी, ये आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पर जो मैंने ऊपर ही एक शेयर पड़ा हुआ, आशा पूरा जिसको कहते हैं, जिसका रिजल्ट आया। चलिए आज इसी को हम देखते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ, गुज़श्ता 9 महीनों से इसने तकरीबन 300 से चक्कर लगा करके 9 साढ़े 9 सौ तक का चक्कर लगाया है, पैसे को ट्रिपल के आसपास 200 गुना का प्रॉफिट इसने दिया तकरीबन। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसका रिजल्ट देखने के लिए वही सिंपल सा उधर ही चलेंगे जिधर पहले हम जाते थे, फंडामेंटल की तरफ यहाँ, और फंडामेंटल पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले नंबर की जो चीज मुझे बतानी थी वो मैंने क्या कहा था, सेक्टर देखना है। सेक्टर देखने के लिए हम नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद में देखिए, अब नीचे आने यहाँ आप जब आएंगे तो ये सेक्टर नजर आ रहा है। अब इसका मेटल्स है, तो अब मेटल्स क्या होता है, क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, तो इसके अंदर हमें क्या करना, सिंपल से एक चीज करना है। हम लोगों को नहीं पता होता पहले ना कि इसमें क्या फार्मा है, आईटी, तो हम लोग नहीं ज्यादा सेक्टर नहीं, तो पहली मर्तबा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जाएंगे और गूगल वगैरह करेंगे, और यूट्यूब वगैरह पे या गूगल से आसानी से ये आई चैट जीपीटी सब आ गया है, उनसे आप पूछिए कि मेटल्स के अंदर कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, क्या चीज क्या काम किया जाता है, ये मेटल सेक्टर में क्या क्या आता है, वो तफसील से आपको लिख करके दे देगा। तो पहली मतलब जब आप पढ़ लेंगे कि मेटल के अंदर ये चीज आती है, ये चीज, और वो कोई हवा हवाई नहीं होगा, वो सब आप ही की दुनिया से होगा। फार्मा के बता देगा कि दवाओं के ताल्लुक से ये कंपनीज होती हैं, इस तरीके से आप जब समझ लेंगे पहली मरतबा आपको दिक्कत होगी। दोबारा से इंशाल्लाह जब कोई मेटल कंपनी आएगी तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पहली मरतबा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यही चीज कहा करता हूँ, लोग जूता तक नाली तक साफ कर लेते हैं पैसे के लिए, और आपसे ये कॉपी करके लिख करके अगर लिखा नहीं जा रहा, मोबाइल पे काम नहीं किया जा रहा पैसा कमाने के लिए, तो फिर कैसे आप पैसा कमाएंगे। तो पहली मरतबा क्या करना, आपको ये काम करना पड़ेगा, इंशाल्लाह बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्टर के अंदर फिर कुछ सब सेक्टर यानी नायब सेक्टर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, एक मिसाल में देता हूँ, ग्रेजुएशन करता हूँ, या मैं कह दूं इसको आसान जबान के अंदर को, मैं बीए करता हूँ, ठीक है। तो जो मैं बीए कर रहा हूँ, तो बीए अरबी के अंदर भी होगा, बीए अव्वलन तो जितने होंगे, उर्दू वाले, अरबी वाले, इंग्लिश वाले, फ्रेंच वाले, और इसी तरह पॉलिटिकल साइंस वाले, जितने भी सब मिलाकर के वो सब बीए कहलाएंगे कि ये सब बीए कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पर। ये सब क्या है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब बीए के अंदर फिर ग्रुप बंदी, ये बीए इंग्लिश कर रहा है, ये बीए उर्दू कर रहा है, यानी बीए तो सब है, लेकिन कोई इंग्लिश कर रहा है, कोई उर्दू कर रहा है, कोई अरबी कर रहा है, कोई फारसी कर रहा है, तो ऐसे ही मेटल सब है। लेकिन फिर अंदर जाएंगे तो सब सेक्टर हुआ करता है। जैसे आईटी का सेक्टर है, आईटी का सेक्टर तो कंप्यूटर वो भी आईटी में आ जाएगा, मोबाइल वो भी आईटी में आ जाएगा, इसी तरीके से एआई तकरीबन हमारे ख्याल से वो भी आईटी में आएगा, और बहुत सारी चीजें आईटी में। तो पहले तो आईटी निकलेगा, फिर आईटी की तरफ अलग अलग ग्रुप हो जाता है। तो आपको फिर क्या, सब सेक्टर देख लेना और इसको भी देख लेना, इंडस्ट्री, ये दोनों तकरीबन एक ही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, बहुत कम फर्क होता है। तो इसको भी आप देख लेंगे कि मजीद इसके अंदर क्या होता है, तो ये किस्म दर किस्म अंदर तक बांट देता है, तो आपको कंपनी के बारे में पता चल जाए कि कंपनी क्या कर रही है। मजीद अगर आप मजीद समझना चाहें कि ये कंपनी क्या करती है, तो खासकर उस कंपनी के बारे में गूगल वगैरह करके पढ़ लीजिए कि क्या कंपनी करती है। आपको आजकल हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर सब सब किस्म के मवाद आपको मिल जाए गूगल वगैरह के ऊपर। पढ़ना है, पढ़ करके पैसा कमाना है, ठीक है। बस हमारी इसमें किसी के दरवाजे पे नहीं जाना है, किसी के चप्पल जूते को नहीं धोना है ना, ना उसकी नौकरी करनी, ये काम कर रहा हूँ, इस काम के अंदर आपको कोई आर नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे काम मुझसे कितने भी करवा लो, मुझे खूब पैसा दो। आज ही मैंने स्टेटस लगाया था, 10 मिनट का काम 2-2.5 हजार रुपये बन गए, 2-2.5 हजार रुपये बन गया, कितनी आसानी से बन गया, कहीं जाना पड़ा, किसी के दरवाजे पे जाना पड़ा। मतलब अब तो इतनी आसानी से 2-2.5 हजार बनता है कि लेने का भी दिल नहीं करता कि इतने में नहीं लूंगा, 10 हजार होना चाहिए, इतना इतने में 2 हजार में क्या होगा। इस किस्म की चीजें, और इस 2 हजार के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कितने पापड़ बेलते हैं दिन भर। बात सुना रही है ना, तो इसलिए इसको आप पहली मरतबा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर की चीज न्यूज। अब न्यूज के ताल्लुक से मैंने फिर कहूँ कि आप अपना नजर रखिए, जो लोग ट्विटर वगैरह जानते हैं तो वहां, लेकिन अब क्या है, उतना लंबा चौड़ा देखने से बेहतर है कि आप सिंपल सा हर ऐप के अंदर आप देखेंगे तकरीबन न्यूज का एक ऑप्शन मिल जाता है। न्यूज के लिए आप एक ऐप आता है जिसको मैं आपको बता दूं, ऐप भी आता है, वेबसाइट भी आती है, मनी कंट्रोल नाम की, मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल आमतौर से शेयर मार्केट के ताल्लुक से जो जरूरी न्यूज़ होता है वो अपडेट करता रहता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड करके रखें और ओपन करके रखें, पढ़ें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारी चीजें उसमें अपडेट मिल जाती हैं। और दूसरा तरीका है कि खास तौर से आप जिस शेयर में एंट्री बनाने जा रहे हैं उसके ताल्लुक से न्यूज पढ़ना, तो ये न्यूज का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस खुसूसी शेयर के ताल्लुक से जो न्यूज होगी
इस खुसूसी शेयर के ताल्लुक से जो न्यूज होगी वो आज अभी देखिए 45 मिनट कबल न्यूज है। आशा बुरा मान के रिसीव सेबी पेनल्टी ऑर्डर, सेबी की तरफ से कुछ पेनल्टी लग रहा है। आज ही का ये है, 2 लाख फॉर रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन, कुछ इन्होंने जो है रूल की खिलाफ वर्जी की तो 2 लाख का जुर्माना लगाया सेबी ने। ये भी की न्यूज है। और बाकी 1 घंटा पहले का न्यूज आया, जो रिजल्ट आया था आशापुरा, इसका रिजल्ट भी आया हुआ, तो इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं। तो हमें क्या करना है, ये रिजल्ट आया हो तो जरूरी न्यूज है, आप जो शेयर लेने जाए ना वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो देखिए इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, इंग्लिश मुझे भी नहीं आती। आपको क्या करना, अब इतना आता है कि मतलब थोड़ा मफहूम समझ लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत अपनों को भी होती है, मतलब इंग्लिश आती नहीं, बस इतना समझ लीजिए, मफहूम समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, तर्जुमा पढ़ लीजिए उसका। बात सुना रही कि हमारी सिंपल सा क्लियर हो जाएगा, ये रिजल्ट आया हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज आपको क्या करना है, दूसरा नंबर की चीज करनी है। इसी तरीके से आप क्या कहते हैं, तीसरी चीज मैंने बताया तो मैनेजमेंट टीम, वो क्वार्टरली रिजल्ट जब कंपनी शाये करती है, क्वार्टरली रिजल्ट जब कंपनी शाये करती है तो क्या करती है, वो अपना चीज जो किताब शाये करती है, या क्या कहते हैं ईयरली जो रिपोर्ट शाये करती है, उसके अंदर मैनेजमेंट टीम जैसे फहरिस्त अनावीन किताबों के अंदर होते हैं, ऐसे होता है, लिखा होता है कि इस फला फला मैनेजमेंट के अंदर ये लोग हैं। इसको हम लोग भी कभी नहीं देखते हैं, लेकिन ये बहुत लंबी मुद्दत के लिए अगर शेयर खरीदे तो उसके लिए फिर ये चीज देखना जरूरी हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैनेजमेंट का बड़ा असर पड़ता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मैनेजमेंट टीम से कोई इस्तीफा वगैरह दे देता है या खराब रिजल्ट की वजह से, तो इसका भी मार्केट के ऊपर असर पड़ता है इन चीजों का। चलिए, इसी तरीके से मैंने अब बताया था आपको चौथे नंबर की चीज, इसको हम बोलते हैं पीएनएल, यानी नफा और नुकसान देखना। तो फिर वहीं हम जाएंगे फंडामेंटल के अंदर और आपको नीचे ले चलते हैं, तो ये पैनल रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये पैनल रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी आप देखेंगे तो नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर 2 डाटा आपको मिलेगा, ये लिखा क्वार्टरली, यानी आप 3-3 माह का देखना चाह रहे हैं, या फिर ईयरली यानी 1-1 साल के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, दोनों के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन, यानी कंपनी का तने तनहा देखना चाह रहे हैं, या 2-3 लोगों के साथ ये मिल करके काम कर रहे हैं उनके साथ देखना चाह रहे हैं। सबका साथ ही आपको देखना चाहिए, तो अगर सबका साथ देखना इधर को क्लिक करके रखिए, और अगर अकेला देखना तो इधर को क्लिक करके रखिए। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, क्वार्टरली कर देता हूँ और रिजल्ट को देखने की कोशिश करता हूँ कैसे हम पढ़ेंगे। मौसम अभी इसका रिजल्ट आ गया, लेकिन एप वालों ने अभी अपडेट नहीं किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी सितंबर का रिजल्ट ऊपर दिखा रहा है, 3 माह का सितंबर वाला, अभी दिसंबर वाला नहीं आया। ये सितंबर वाला क्वार्टर का रिजल्ट है, नवंबर अक्टूबर दिसंबर, इस 3 माह का रिजल्ट आ गया, लेकिन यहाँ भी अपडेट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं क्या होता है। पीछे अगर हम चलें तो इसका रिजल्ट हम देखने के बाद अगर हम चलते हैं, देखेंगे कंपनी मार्च 2015 के अंदर हमने क्या कहा था, पीएनएल के अंदर प्रॉफिट देखना। देखिए ये सारी चीजें पढ़ने की होती, काम की होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ने की और काम की होती हैं। और इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो मैं बहुत एडवांस लेवल की क्लासेस कराऊंगा। लेकिन जो मैंने इसमें मक्खन मिर्च मसाला है, जैसे दुकान का हिसाब किताब तो बहुत लंबा होता है, लेकिन दुकानदार फाइनली आखिर में क्या देखता है कि नफा हुआ कि नुकसान हुआ, तो वो आपको देखना है। बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर अभी जाने की जरूरत नहीं है, इतना अगर आप देख लेंगे, ये मक्खन मक्खन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी देखने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। बाकी और देखना आ जाए तो नूर अला नूर है। चलिए, ये आप मार्च का डाटा देखिए 2015 का, इसका 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। अब इसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देखेंगे 71, आप क्या देखेंगे 71 देखेंगे, फिर 45 देखेंगे, 46 देखेंगे, और 0 देखेंगे, फिर 14 देखेंगे, और ये ईपीएस अर्निंग पर शेयर है। तो जब इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये आपको बढ़ेगा, और यही आपका पैसा होता है। आप देखेंगे मैं दिखाते चल रहा हूं कि ये लगातार कंपनी कई साल तक नुकसान या बहुत कम में आपको नजर आएगी। 11 माइनस, 4 माइनस, 34 नुकसान, 32 नुकसान, 282 करोड़ का नुकसान, फिर 18 करोड़ का नुकसान, फिर 6 करोड़ का प्रॉफिट कब, मार्च 2019 के अंदर, फिर 0 करोड़ का प्रॉफिट, 37 करोड़ का फिर नुकसान, यानी 19 आ चुका 2019-15 से, लेकिन कंपनी नुकसान के अंदर लगातार जारी, फिर 52 करोड़ का प्रॉफिट। अब यहां से इस कंपनी के दिन बदलने शुरू होते हैं। इसको प्रॉफिट हुआ 52 करोड़ का, तो आपका 6 रुपया पर शेयर का इजाफा हुआ आपके। फिर अगले क्वार्टर में इसका जबरदस्त रिजल्ट आया, 368 करोड़ का प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग, मतलब आग लगा दिया। तो आपका अर्निंग पर शेयर जो हुआ वो 42 रुपये पर शेयर, आपको 42 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर आप देखेंगे कुछ वक्त के लिए फिर इसमें गिरावट, 36, 12 माइनस, 29, फिर एक रिजल्ट खराब हुआ। ठीक है, अब ये लगातार जो रेगुलर खराब हो जाए तो अब कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी से परहेज करें, लगातार खराब। फिर इसके दिन जब बदलेंगे, वो कब बदलेंगे पता है, ये इधर 2023-24 के आसपास बदलना शुरू होते हैं, यहां से बदलते हैं इसके दिन, ये 43 और 108, यहां से रेगुलर ये कंपनी भागना शुरू करती है। आप देखेंगे, आप जाके देखिएगा सितंबर 2024, यहां से आप देखिएगा 254 रुपए का जब ये शेयर था गुज़श्ता साल 2024 के अंदर, कौन सा सन चल रहा है, 26 चल रहा है ना, 25, हाँ 24 के सितंबर या अक्टूबर में आप जाके देखिएगा 254 के आसपास था, तब मैंने इसमें ट्रेंड लाइन लगाई थी, तब मैंने इसके ट्रेंड लाइन लगाई थी, और ये वहां से कम बखत जो है 900 रुपए तक गया है।
यानी 10 लाख अगर लगा होता तो सीधे सीधे कितना 40 लाख हो गया होता। ठीक है, 4 लाख लगा होता तो 16 लाख, 2 लाख लगा होता तो 8 लाख, 200 वाला शेयर 900 तक गया। ये रिजल्ट की वजह से 43, आप देखें 100 करोड़, 108 करोड़। फिर नीचे हमारे माल के अंदर भी प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिखेगा, 79, फिर 114, फिर 106। अच्छा, इसको ईयरली में कर दूं तो और फर्क नजर आएगा, जरा सा ईयरली में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहां तक आप देखिए, ईयरली में अगर आप देखेंगे, ईयरली अब मैंने साल साल भर का डाटा निकालने की कोशिश की। ये 2015 का है, ये 2016 का है, इस तरीके से आप ईयरली देखिए। 2015 में 39 करोड़ का नुकसान, फिर 16 में 153 करोड़ का नफा, फिर 19 करोड़ का नुकसान, 45 का नुकसान, फिर 327 करोड़ का नुकसान, फिर 343। अब आप देखिए, जो कंपनी 2019 के अंदर 327 करोड़ के नुकसान में थी, वो 2020 में 383 करोड़ के प्रॉफिट पे बन गई। तो सीधे जिन लोगों को 38 रुपया पर शेयर घाटा हुआ था, 45 रुपया पर शेयर नफे के अंदर वो चले गए। इस तरीके से दिन बदलते हैं। फिर यहां से फिर एक वक्त के लिए फिर नीचे चली जाती है। फिर 282 और 289, 2024, 2025, 2024 और 2025, इसके 2 साल के रिजल्ट आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसके अंदर तब्दीली नहीं है, जो यानी नीचे नहीं आने दिया, अपनी जगह पर काम कर रही। तो इसके शेयर को आप देखेंगे 2024 से लेकर के कोई गिरावट इसके अंदर नजर नहीं आएगी। इस तरीके से कंपनी का रिजल्ट का असर पड़ता है और प्रॉफिट का असर पड़ता है। अभी मैं आज ही की मिसाल है, एथर की मिसाल गुजश्ता 2 दिन पहले मैंने दिखाया था, उसकी मिसाल दिखाया था। एथर को आप देख लीजिए, लॉस उठा रही, लेकिन लॉस घटता हुआ जा रहा है। ज्यादा मिसालें मैं दिखाऊंगा तो सबक खामखा का लंबा हो जाएगा। अभी आप देखिए, ये कंपनी कहाँ 1060 करोड़ का नुकसान था 2024 में, अभी 812, कितना 812। और मजीद क्वार्टरली करके हम देखें, 3 3 माह का, इसमें क्वार्टरली का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। चलिए 3 3 माह का अगर करके देखें तो और कम नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अभी ये 3 दिन पहले 598 पे घूम रहा था, और मैंने कहा भी था। तो इस तरीके से इन चीजों का क्या पड़ता है, असर पड़ता है। बस हमारी, चलिए आशा पूरा करने दिखा रहा था। चलिए, अच्छा, प्रॉफिट पीएनएल के बाद जो अगली चीज देखने की होती है, वो हमें देखने की होती एसेट्स, यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे, इसी बैलेंस शीट वाले ऑप्शन के अंदर चले आएंगे। इसमें तो हमें क्या चीज देखना था, एक मैंने बताया था कि रिजर्व कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी। तीसरे नंबर पर बनाया था इक्विटी। तो ये इक्विटी है, इसको आप देखेंगे ना तो इसके पास पहले कितना कंट्रोल है, 2015 ही से 17 17 17, बहुत ज्यादा इसको इस तरीके की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इतना कंट्रोल है, इसको कंट्रोल में हम कहेंगे। और अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो इसका एसेट्स अगर आप देखेंगे तो ये नीचे आपको नजर आ जाएगा एसेट। इसका एसेट्स अगर आप देखेंगे तो 2015 के अंदर इसके पास एसेट्स जो था टोटल 1100 करोड़ था, और अभी अगर आप देखेंगे ना तो बढ़ते बढ़ते 3900 करोड़ हो रहा है। कहाँ 1100 करोड़, कहाँ 3900 करोड़। एसेट्स को मैंने बताया था ना, कितना बढ़ोतरी हुई, 400 गुना के आसपास। यानी 1 करोड़ से एक एक से 4, अब हिसाब किताब कर लीजिएगा, यानी 1000 करोड़ से 4000 करोड़ तक इतनी उछाल मारा एसेट्स के अंदर। इसका असर प्रॉफिट के अंदर हमको दिखाई पड़ा है जब एसेट्स के अंदर इजाफा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने कहा था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक लाइबिलिटीज मिलेगा, एक करंट लाइबिलिटीज, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। आपको ये करंट वाली, नॉन करंट वाली आप देख सकते हैं, और ये करंट, करंट का मतलब होता है 1 साल के अंदर जिनको अदा करना है, और नॉन करंट का मतलब होता है जिनको 1 साल से ज्यादा मुद्दत के अंदर अदा करना होता है। इसको अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस पे कंट्रोल देखिए, इसका कंट्रोल इतना है लाइबिलिटीज पे कि साल 2015 के अंदर 1200 करोड़ इसके ऊपर लाइबिलिटीज था। कितना था, तवज्जो से देखिएगा इस जुमले को, 1200 करोड़, 1200 करोड़ लाइबिलिटीज था, और 1100 करोड़ एसेट्स था। 1200 करोड़ लाइबिलिटीज था, और 1100 करोड़ क्या था, एसेट्स था। तवज्जो से सुनिएगा जुमला। और आज 2025 के अंदर 10 साल के बाद इसके पास 1200 करोड़ का क्या है, 1700 करोड़ का लाइबिलिटीज। यानी 12 से सिर्फ 17 लाइबिलिटीज हुआ है, लेकिन एसेट्स 4000 करोड़ पहुंच गया। इसकी वजह से कंपनी जो कभी नुकसान उठाया करती थी 100 200 वाला शेयर, जो 10 साल तक, 5 साल तक, 7 साल तक एक रेंज के अंदर घूमता रहा, वो आज 900 तक चक्कर लगा करके आया हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी भी शेयर का एनालिसिस करते हैं। बात समझ में? तो इतनी चीजें हम देख लेंगे। उसके बाद में अगला मरहला जो होता है वो हमारा कैश फ्लो का होता है। बाकी ये आप इसकी इमारत की शक्ल में, जो ग्राफ की शक्ल में भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, सिंपल से ही, और नंबर की शक्ल में ऊपर देख सकते हैं। बाकी जब नीचे जाएंगे, अच्छा एक चीज मैंने और इससे पहले बताई थी कि किसी कंपनी के अंदर स्पिरिट या बोनस, ये सब चीजें कैसे देखेंगे, तो जब नो कॉर्पोरेट एक्शन, यानी इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, यानी किसी बोनस का ऐलान होना, डिविडेंड का ऐलान होना, या क्या कहते हैं स्पिरिट का ऐलान होना, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन।
यानी कंपनी क्या अमल कर रही है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ ऑटोमेटिक आपको लिखी हुई मिल जाएगी, अगर किसी कंपनी में होगी इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से एक चीज और बाकी रह गई, वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो देखने के लिए फिर ऊपर ही जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर आएंगे कैश फ्लो के ऊपर, और इस पर हम क्लिक करेंगे कैश फ्लो पर, और क्लिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको एक कैश फ्लो भी नजर आ जाएगा। आपका इसका कैश फ्लो फिर यहाँ पर लगातार आपको अब कंट्रोल में, फिर माइनस में, फिर आप देखेंगे 2024 के अंदर इसका कैश फ्लो कितना हो गया, 65 हुआ है। फिर अभी माइनस में गया था, लेकिन अभी देखते हैं फिर आने वाले रिजल्ट के अंदर क्या होता है। तो इस तरीके से 65 में गया था, 2024 के अंदर इसका आप डाटा निकालिएगा, जब ये 65 के अंदर गया है तो 24 के बाद इसका शेयर कैसा भागा हुआ है। तो कैश फ्लो को भी हमें देखना जरूरी होता है। नेट कैश फ्लो हमारा मुस्बत होना चाहिए, और बढ़े तो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। चलिए खैर, ये इस तरीके से किसी भी शेयर का हम एनालिसिस करते हैं। तो जब अगर हम जो दूसरों से चंदा मांगते हैं कि फला शेयर बता दीजिए वगैरह वगैरह, और एक तरीके से हम इसको, कोई हमसे पूछता तो हम बताते भी नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरे इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर 10 आदमी मुझसे शेयर पूछ लें तो हम फिर एक दो घंटा बैठ करके उनका शेयर ही देखते रहे। भाई आप खुद देखिए और खुद तय करिए ना। जाहिर सी बात है, अगर मैं ऐसे बता दूं कि खरीद लो, या ऐसे बता दूं कि बेच लो, देखो ही ना उसको, तो ये खयानत होगी। और फिर रह गई बात की फिर आप देख करके बताइए, तो देख करके बताइए तो हर आदमी तो वक्त निकाल के नहीं बैठा हुआ ना कि आपका शेयर ही देखता है। तो इसलिए इन चीजों को क्या करें, खुद सीखिए। इंशाल्लाह सबक नंबर 4, 5, 5, 6, 7, ये 3 सबक अगर फंडामेंटल के आप देख लेते हैं और पकड़ बना लेते हैं, तो मैं फिर एक चीज कहता हूँ, इंशाल्लाह एक अच्छा शेयर मुंतखब करना जान जाएंगे। और एक चीज और बहुत तवज्जो सुन लीजिए, एक एक सतर को आप बहुत तवज्जो के साथ, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना किया करें, और तवज्जो के साथ, जिम्मेदारी के साथ उसको, जो जो भी मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये 15 रोज का कोर्स है, मैं चाहता तो उसको 1.5 महीने में कन्वर्ट कर देता। एक दिन क्लास करता है, एक दिन प्रैक्टिस करवाता है, एक दिन क्लास करता है, एक दिन प्रैक्टिस करवाता है, खूब ठहर ठहर के मजे ले लेकर के, वक्त पास पास करके, टाइम पास पास करके पढ़ाता, और 1.5 महीना लेता और आपसे 2,000 रुपये 3,000 रुपये फीस लेता। तो यही चीज आपको महंगी पड़ जाती। और मैं ये 15 दिन में जो पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत कीमती चीजें हैं, सतर दर सतर इसमें कीमती है। एक एक पॉइंट पॉइंट को नोट करिए। यही वजह कि जब आप सवाल करते हैं और जब मुझे महसूस हो जाता है कि इन्होंने सबक नहीं देखा है, तो फिर मुझे दोबारा भेजना पड़ता है कि सबक देख करके आइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी कि जो जरूरी चीजें हैं वो इसके अंदर आ जानी चाहिए, जो जरूरी चीजें वो इसके अंदर आ जानी चाहिए, जिनके बगैर काम न चलता हो। चलिए खैर, आपका सबक मुकम्मल होता है आज का। अब अगर किसी का सवाल है वो आज के सबक के ताल्लुक से है, वो अपना अपना हाथ उठा लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।